चलो ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे पहले आप प्रिपरेशन देख लीजिए कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स। तो सबसे पहले तो बेसिक तरीका यही है कि आप सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। ठीक है, यू विल गेट SO2 गैस, द सिंपलेस्ट मेथड जो कि आपको बताया जा सकता है। सेकेंड मेथड है कॉपर का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो कॉपर का जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और SO2 गैस भी रिलीज होता है। तो इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, आप कह सकते हैं कि SO2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो सल्फाइड जो है, सल्फाइड ओर्स, इसका अगर हम लोग रोस्टिंग करेंगे, ठीक है, ये रिएक्शन तो अब रटा ही गया है कि रोस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो सल्फाइड ओर तो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड ओर में, बट साथ में आप जो भी गैस रिलीज होता है दैट इज अ SO2 गैस। सिमिलरली इफ यू टेक लेड सल्फाइड दैट इज गैलेना, तो in that case you will get PbO and SO2 gas. So these are some simple methods of preparations of sulfur dioxide gas। अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे मेथड्स है जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन इतना कम से कम आप याद रखिएगा, नोट करो फटाफट। इस तरह से एक और आप याद रख सकते हैं कि अगर मान लो सल्फाइट आप लेते हो, ठीक है, सल्फाइट आयन से भी आप बना सकते हो। सल्फाइट को क्या करो, H2SO4 में डिसॉल्व कर दीजिए तो भी SO2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस SO2 और साथ में H2O। तो सल्फाइट का ऑक्सीडेशन कह लो हो जाता है सल्फेट में एंड SO2 गैस भी वहां पे रिलीज होता है। एक और मेथड आप लोग इस ब्लॉक में पढ़े होंगे, ठीक है, कि जिस कंट्रीज में जिप्सम ज्यादा होता है, ठीक है, जिन कंट्रीज में जिप्सम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिप्सम की एबंडेंस होती है, वहां पे भी एक और तरीके से अगर कह सके हम लोग, तो एक और तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जा सकता है। तो अगर हम लोग जिप्सम ले लें, ठीक है, दैट इज CaSO4.2H2O। ठीक है, तो जिप्सम से भी जब आप जिप्सम को ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, चारकोल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जिप्सम व्हेन इट इज ट्रीटेड विद चारकोल, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले तो CaO, यहाँ पे मिल जाएगा आपको SO2, यहाँ पे मिल जाएगा आपको CO2 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको वाटर ऑब्वियसली। जब भी आप याद रखना कि जब भी व्हेन द जिप्सम इज ट्रीटेड विथ कार्बन, इन दैट केस कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, या इस ब्लॉक में ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, यही रिएक्शन हो सकता है तो आईटी में पूछेगा भी, एक ये रिएक्शन जान के रखना, एक ये रिएक्शन, बाकी तो रोस्टिंग याद ही रहेगा। चलो हो गया ये पेज। प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी लिख लो, इट इज हेवियर देन, ठीक है, इट इज हेवियर देन एयर। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लो, इट इज हेवियर देन एयर, इट इज हेवियर देन एयर। एयर से जो है ये हेवियर है, ठीक है, इट इज हेवियर देन एयर। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो इट इज सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर जो होता है ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है। और एक और लिख सकते हैं आप लोग, इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली, ठीक है, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली। ठीक है, इस गैस का लिक्विफिकेशन करना जो होता है, ठीक है, वो लिक्विफिकेशन करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। पर अगर हम लोग बात करें इसके अलावा, कलरलेस गैस है, इट इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, पंजेंट या सफोकेटिंग ऑर्डर, पंजेंट या सफोकेटिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हेवियर है वाटर से, हेवियर है एयर से, सॉल्युबल है वाटर में, और इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली, कलरलेस गैस है विद सफोकेटिंग ऑर्डर या पंजेंट ऑर्डर। नोट कर लो इसको।
ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर में जाके कोई ना कोई एसिड बनाएगा, तो 100% वाटर में जाके ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वाटर में जाएगा जब ये, तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, वाटर में इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। चूंकि एसिडिक इन नेचर है तो और भी बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, सपोज करो कि अगर हम इसको ट्रीट कर दे विथ NaOH, ठीक है, तो NaOH के साथ ट्रीट करने पे व्हाट यू विल गेट सोडियम सल्फाइड, ओके, यू विल गेट Na2SO3। जब आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो आप, सॉरी हाँ, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको मिल जाता है Na2SO3 प्लस वाटर। और जब आप एक्सेस ले लेंगे, ठीक है, यानी कि Na2SO3 को अगेन अगर आप ट्रीट कर देते हैं विथ एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस SO2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड यहाँ पे मिल जाता है। एक आपको क्लास 11 में ही पढ़ाया जाता है और बहुत दिन से बचपन से ही सुनते हम लोग आते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की टर्न कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, SO2 गैस भी है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कह लो हो जाएगा लाइक CO2, ठीक है, SO2 ब्रैकेट में लाइक CO2, ठीक है, लाइक CO2, SO2 जो है CO2 की तरह, लाइक CO2 टर्न्स लाइम वाटर, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है वैसे, कि SO2 गैस जो है वो CO2 गैस की तरह, अगर इसको हम लाइम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, लाइम वाटर क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। तो इसके साथ जब आप SO2 को ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CaSO3 प्लस H2O, ठीक है, अगर यहीं पे CO2 रहता तो CaCO3 मिलता, तो CaSO3 की वजह से आएगा मिल्कीनेस, ठीक है, CaSO3 की वजह से आएगा मिल्कीनेस, ठीक है। और सेम आपको बताया गया होगा कि अगर ज्यादा CO2 ले लेंगे, ठीक है, ज्यादा CO2 पास करा देंगे तो अगेन दिस मिल्कीनेस विल डिसअपियर। तो यहाँ से भी अगर आप ज्यादा SO2 गैस पास करा देंगे, ठीक है, तो ये जो टर्बिडिटी बना है, व्हाइट टर्बिडिटी बनता है, मिल्कीनेस जो आता है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट टर्बिडिटी, ठीक है, मिल्कीनेस जो बनता है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट, वाह अपने आप मिट भी जा रहा है, बढ़िया, मिट क्यों रहा है अपने से भाई। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी बनता है और ज्यादा SO2 गैस आप पास करा दोगे तो दिस व्हाइट टर्बिडिटी विल गेट डिसॉल्व, दिस मिल्कीनेस विल गेट डिसअपियर। तो ये ऐसा क्यों होता है भाई, तो जब आप CaSO3 से, ठीक है, ज्यादा SO3 या ज्यादा आप कह लो कि SO2 पास कराएंगे, ठीक है, ज्यादा SO2 आप अगर पास कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CaHSO3, इसको एक्सेप्ट मत करना, तो जो भी है तो बाहर निकालो, टाइम नहीं है क्या क्लास का, कोई टाइम टेबल नहीं है, बाहर निकालो इसको, ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, दैट इज कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम बाइसल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम बाइसल्फाइड। और ये जो है ये टर्बिडिटी नहीं बनाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन, इट इज सॉल्युबल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको कि SO2 जो है एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 की तरह ये भी लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, और अगर आप ज्यादा SO2 पास करा देंगे in that case you will get what, you will get a soluble, मतलब जो white turbidity है, जो milkiness है, वो चली जाएगी। तो same reaction is also can be written for CO2 गैस, बस यहाँ कैल्शियम सल्फाइड की जगह कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और कैल्शियम बाई सल्फाइड की जगह कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक
आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो एक ऐसे ही याद रखना कि इट इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, इट इज अ गैस विच इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, एक ऐसा गैस है जो कि नॉन सपोर्टर है इसका, कंबशन का। ठीक है, तो इट इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। इसके अलावा आप और भी कुछ रिएक्शंस जो हैं, और भी कुछ रिएक्शंस इसमें याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि SO2 जो है ये Cl2 के साथ जब इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पे सल्फ्यूराइल क्लोराइड डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और एक जगह बना था सल्फ्यूराइल क्लोराइड, याद है रिएक्शन किस जगह पे बनाए थे हम लोग सल्फ्यूराइल क्लोराइड को? H2SO4 को PCl5 के साथ। H2SO4 को PCl5 के साथ? पागल हो गया हूँ क्या? HCl के साथ। क्या क्या बोल रहा हूँ? सर HCl के साथ। एक्स, अच्छा हाँ ठीक है, ये सही बोल रहा है। H2 एक्सेस बोला करो, ठीक है, एक्सेस H2SO4 के साथ अगर हम लोग ट्रीट कराएंगे, ठीक है ना, किसको? PCl5 को, इन दैट केस यू विल गेट डेफिनेटली, सबसे पहले मिलता है 1 मोल के साथ कराएंगे तो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, और आप 2 मोल के साथ कराएंगे, ठीक है, या एक्सेस के साथ कराएंगे तो वहां पे आपको सल्फ्यूराइल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलो याद, इसी तरह से याद रखना है जब भी कोई कंपाउंड आए रिपीट हो रहा हो तो उसको याद रखना है कि ये कहीं और भी बना था। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं एक और रिएक्शन आप याद रखिएगा कि Na2O2 के साथ SO2 रिएक्ट करता है और बनाता है Na2SO4। दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस सोडियम पेरोक्साइड जो है वो SO2 के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जब भी आप सोडियम पेरोक्साइड के सोल्यूशन से SO2 गैस पास कराएंगे, इन दैट केस व्हाट यू विल गेट सोडियम सल्फेट एज द प्रोडक्ट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि PCl5 जो है ये अगर SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इन दैट केस यहाँ पे आपको मिलेगा POCl3। ठीक है, और एक गैस मिलेगा जो कि आप बहुत कॉमनली अब देख चुके हो, दैट इज SOCl2। इसको हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। और कहाँ बना था थायोनाइल क्लोराइड, याद है? PCl5SO2। ये रिएक्शन शायद हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अगर आप लोगों को याद होगा तो, जब हम लोग PCl5 पढ़ रहे थे सेम रिएक्शन पढ़े थे जब हम आपको PCl5 पढ़ा देते, याद है कि भूल गए? याद। हाँ, when you are studying the PCl5 जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे याद रखना कि PCl5 SO2 के साथ रिएक्शन करता है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वहां पे आपको POCl3 मिल जाएगा एंड SOCl2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम लोग इसके यूजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यूजेस जो है इसको भी आपको याद रखना है कि ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑल्सो इन द ब्लीचिंग ऑफ सुगर केन। ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ सुगर केन। ठीक है, इन दो जगह पे इसका हम लोग यूज करते हैं। फिर यानी कि ब्लीचिंग रिएजेंट भी है, जब ब्लीचिंग ऑफ सुगर केन के रूप में यूज कर रहे हैं तो इट इज अ ब्लीचिंग रिएजेंट। ठीक है, एंड इसके बाद इसका हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका हम लोग यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका पहले ही में यूज था, जब हम SO2 गैस को क्या कर रहे थे, ऑक्सीडाइज कर रहे थे SO3 गैस में, और वहां पे V2O5 जैसा कैटलिस्ट का यूज कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी बेटा इसका यूज हो सकता है फॉर किलिंग जर्म्स। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट या जर्मिसाइड बोल दो। तो इतना जो है आपको ध्यान रखना है कि डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइड के रूप में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा यूज है, जैसे कि NH3 आपको याद होगा, मैंने कुछ बताया था कि लिक्विड NH3 का यूज कैसे करते थे हम लोग। लिक्विड NH3 का यूज रेफ्रिजरेंट। नॉइज रिडक्शन, नहीं सॉरी, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, लेकिन उसका यूज हम पूछ रहे हैं, यूज हम लोग करते थे एज अ रेफ्रिजरेंट, है ना? यस लिक्विड
तो लिक्विड NH3 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखो, अभी नहीं मतलब अभी लगता हो कि वो छोटी सी चीज है, ठीक है। आगे चल के तुम लोग मान लो IIT वाईआईटी जाओगे, IIT के बाद मन नहीं किया इंजीनियरिंग फील्ड में रहने का, ठीक है, मन किया कि चलो यार अब UPSC करते हैं, ठीक है, बहुत लोग को मन करेगा भी। तो ऐसी चीजें आपको बाद में पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। इससे अच्छा है कि अभी जब पढ़ रहे हैं इस कुछ भी, UPSC इज बेसिकली एन अनप्रेडिक्टेबल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। वहां पे क्या पूछता है उसको भी नहीं पता रहता है। हर साल तुम लोग क्वेश्चन तो देखते नहीं हो, मैं तो क्वेश्चन देखता हूँ, तो जो पूछता है उससे कोई ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब ये चीज का मतलब जनरल अवेयरनेस का एग्जाम है, तो आपको अवेयर रहना चाहिए। आपको डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि चलो अच्छा SO2 भी जो है, लिक्विड SO2 का भी यूज जो है लाइक लिक्विड NH3 एज अ रेफ्रिजरेंट हम लोग कर सकते हैं। तो आगे चल के आपको यही सब क्लासेस याद आएंगी, इवन मतलब 9, 10, 7, 8, ठीक है, उस सब का ऐसे ऐसी चीजें पूछ लेता है जो कि बेसिक सी चीज होती है। और जैसे इस बार की मैं UPSC के पेपर देख रहा था और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था। क्वेश्चन पूछा था कि जो क्या नाम है, फ्लेम टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो फ्लेम टेम्परेचर होता है जब हम लोग कुकर को चढ़ाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर डेवलप होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन उसमें दे दिया था यार, फ्लेम का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फिर एक ऑप्शन क्या दिया था कि लिड यानी कि जो उसका छेद है उसके साइज पे डिपेंड करेगा। और तीसरा जो दिया था वो दिया था कि ढक्कन जो होता है, ठीक है, जो कुकर के ऊपर ढक्कन होता है उसके वेट पे डिपेंड करेगा। तो मतलब इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट स्टिल आई थिंक आप लोग भी सोचने जाएंगे तो आप लोग भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब गलती कर जाएंगे, ठीक है। आप भी मतलब सही आंसर नहीं दे पाएंगे, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ। तो देर आर मतलब इस तरह से, इसलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लाइफ में आगे क्या करोगे यार कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसलिए जब अवेयर रहना बहुत जरूरी है। मतलब आगे क्या होगा, IIT निकलेगा कि नहीं निकलेगा, NIT जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो तो दूर की बात है, ठीक है, वो तो खैर देना ही है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो पढ़ रहे हैं उसको अपने जिंदगी में उतार के रखिए, ठीक है, काम आएगा। तो लिक्विड SO2 जो है इसका यूज भी हम लोग करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, इसका भी यूज हम लोग करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। तो लिक्विड NH3 की तरह, ठीक है, हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसका यूज भी हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट आई थिंक दीज रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद SO2 गैस की बात करें तो it can act as an oxidizing agent obviously, and sometimes it can also act as a reducing agent, ठीक है। चलिए, बट वो रिएक्शन कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देख। तो यहाँ से आपको लिखना था, नोट कर लो केमिकल प्रॉपर्टीज फटाफट। SO2 के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखेंगे दैट इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कोई भी बना लेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ट्राइगोनल प्लानर शेप हो गया, ट्राइगोनल प्लानर। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया सल्फर का। खैर हम लोग आते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग फॉर्म करेंगे बाय डिहाइड्रेटिंग H2SO4 विथ P4O10, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब H2SO4 को हम लोग P4O10 के साथ डिहाइड्रेट कर दें, ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पे आपको मिल जाएगा H3PO4 एंड SO3, ठीक है। SO3 गैस बनाने का तरीका है कि आप H2SO4 को डिहाइड्रेट कर दीजिए यूजिंग P4O10। सेकेंड है बाय स्ट्रॉन्ग हिटिंग फेरिक सल्फेट, बाय स्ट्रॉन्ग हिटिंग ऑफ फेरिक सल्फेट। जब आप फेरिक सल्फेट को क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, वहां पे भी आपको SO3 गैस मिलेगा। तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस, आयरन यानी +3 में, इसलिए फेरिक सल्फेट बोल रहा है। तो फेरिक सल्फेट को जब अपन लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO3 गैस, ठीक है। एंड थर्ड इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस कि आप SO2 को O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, कैटलिस्ट ले सकते हैं आप V2O5, तो यहाँ पे भी आपको SO3 गैस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन
ठीक है, some of the methods of preparation of सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो SO3 का एग्जिस्टेंस एलोट्रोप, यानी SO3 एलोट्रोपी शो करता है। SO3 एग्जिस्ट इन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, या आप एलोट्रोप्स कह लो। ठीक है, SO3 जो है इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड एलोट्रोप्स। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि 3 एलोट्रोप्स होता है। ठीक है, एक होता है अल्फा SO3, ठीक है, एक होता है तुम्हारा बीटा SO3, और एक जो होता है वो तुम्हारा होगा गामा SO3। बस इतना ही याद रखो कि 3 SO3 यानी SO3 एलोट्रोप फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इसका पॉसिबल है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म एंड गामा फॉर्म। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इट डिसॉल्व्स, जो कि रिएक्शन हम लोग पहले देख लिए थे, डिसॉल्व्स इन H2SO4। H2SO4 में डिसॉल्व करता है, क्या बनाता है डिसॉल्व करके भाई H2SO4 में? Oleum. It dissolves in H2SO4 to form oleum. Good. To form oleum, that is H2O7। तो ये रिएक्शन सारे सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, थर्ड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग SO3 को, ठीक है, SO3 को बहुत हाई टेम्परेचर पे यानी अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा फर्दर। ठीक है, SO2 और O2 में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, when heated at very high temperature, that is temperature around 1000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप SO3 को हीट करते हैं ना, तो इन दैट केस वो टूट जाएगा किसमें? SO2 में एंड O2 में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि SO3 का अगर आप रिएक्शन कराते हो विथ HCl, ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड आपको मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने डायरेक्टली बना दे रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यानी इसका नाम है क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको मिल जाएगा क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो SO2OHCl। ठीक है, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप SO3 को HCl के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो 100% एक एसिड बनेगा, दैट इज क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो कि आपके PCl5 का 1 मोल H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन कराए थे तो वो तब भी आपका क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हो रहा था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। SO3 एसिडिक ऑक्साइड है, इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है तो वाटर में डिसॉल्व करके एसिड बनाना चाहिए। एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर में ये डिसॉल्व करेगा। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करेगा एंड फॉर्म्स H2SO4। ठीक है, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड वाटर में जाके ये डिसॉल्व करेगा और ये H2SO4 बनाएगा। इन फैक्ट इट आल्सो रिएक्ट्स विद मेनी बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, SO3 reacts with many basic oxides, many basic oxides। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम लोग बात करें कि SO3 का रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं किसके साथ भाई, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ देखेंगे, यहाँ पे आपको कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप SO3 का रिएक्शन Na2O के साथ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको Na2SO4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड्स के साथ ये रिएक्ट करता है चूंकि एसिडिक है। इसके अलावा आप याद रखना कि इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट्स, ठीक है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट करता है या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। ऑब्वियसली करेगा क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, यानी +6 में है, तो सल्फर तो और जाके आगे चल के खुद को ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। खुद को ज्यादा से ज्यादा सल्फर क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, और जब खुद को रिड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए याद आपको ये रखना है कि SO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कि SO3 का रिएक्शन हम सल्फर के साथ करा दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SO2 गैस मिल जाएगा आपको। SO3 का रिएक्शन अगर हम लोग सल्फर के साथ करा देंगे तो आपको SO2 गैस मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप SO3 का रिएक्शन PCl5 के साथ करा देंगे तो यहाँ पे भी आपको SO2 मिलेगा एंड P2O5 मिलेगा। ठीक है, SO2 प्लस P2O5 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि SO3 का
रिएक्शन आप कराते हैं, ठीक है, HBr के साथ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा H2O Br2 प्लस SO2। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इस तरह से जो आपका क्या नाम है SO3 है, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव आपका करेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे PCl3 हो जाएगा, देयर इट विल बी PCl3, नोट कर लो। आप इस रिएक्शन को थोड़ा करेक्ट कर लो, इसको कर लो PCl5, ठीक है, ये PCl5 ही होगा, और ये बन जाएगा POCl3 प्लस, ठीक है, Cl2 प्लस SO2। That is next compound will be sodium thiosulfate. Again, an important compound, sodium thiosulfate, ठीक है, sodium thiosulfate, ठीक है, the compound is sodium thiosulfate। sodium thiosulfate का जो फॉर्मूला हो जाएगा that is Na2H2O3, ठीक है। तो मान लो मुझे अगर स्ट्रक्चर जानना हो, ठीक है, सल्फेट का, तो मैं सल्फेट का स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा ना, जैसे मुझे Na2SO4 बनाना है, Na2SO4 तो ऐसे ही बनेगा यार, जल्दी बोलो। दिस इज द Yes. स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, Na2SO4, यस और नो? Yes. अब तुमको अगर सोडियम, ये Na2SO4 का स्ट्रक्चर है, जब भी थायोसल्फेट बनाना हो, सीधी सी बात है कि एक डबल बॉन्ड O जो है वो तो एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला डबल बॉन्ड O जो है वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, S. S हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज O माइनस Na प्लस, this is again O minus Na plus। this is the structure of Na2H2O3, जिसमें कि एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो that is +4, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है that is 0। अगर एवरेज निकालते हैं हम लोग तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लोगे, एंड that is +2, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, कंपाउंड का नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है, इसको सबसे पहले बनाएंगे कैसे, इसका सबसे पहला वाला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप लोग हर हालत में याद रखिएगा कि जब, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, ठीक है, हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड दैट इज Na2SO3 with finally divided with finally divided, ठीक है, पाउडर्ड सल्फर, with finally divided powdered sulfur in an alkaline medium, in an alkaline medium। इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है, कि जब आप Na2SO3 सॉल्यूशन को फाइनली डिवाइडेड सल्फर के साथ अल्कलाइन मीडियम में हीट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको Na2H2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिएक्ट कराना है पाउडर्ड सल्फर के साथ, एंड ये आपको प्रोवाइड कराना है अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड इट अल्कलाइन मीडियम, और फिर ये हो जाएगा Na2H2O3, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, वो ये है, ठीक है। जैसे कि आप Na2SO3 को क्या करिए, सल्फर के साथ हीट कर दीजिए। जब आप सल्फर के साथ उसको हीट करेंगे ना, तो सल्फर के साथ हीट करने पे यू विल गेट सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका होता है एक रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग्स रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग्स रिएक्शन। तो स्प्रिंग्स रिएक्शन में क्या है, हम लोग सोडियम सल्फाइड लेते हैं, इसको हीट करते हैं Na2SO3 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन,
ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा Na2H2O3 एंड आपको मिल जाएगा Na। ठीक है, तो जब आप सोडियम सल्फाइड और आयोडीन के प्रेजेंस में, ठीक है, आयोडीन के प्रेजेंस में ये करते हैं, ठीक है, आयोडीन के प्रेजेंस में हम लोग ये करते हैं, हीट करते हैं, इन दैट केस आपको सोडियम थायोसल्फेट मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप सोडियम बाईसल्फाइड को हीट कर दो, ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड को हीट कर दो किसके साथ, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। तो बाईसल्फाइड को जब आप बाईसल्फाइड के साथ हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको Na2H2O3 मिलेगा, ठीक है, अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ आपको फिर यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट मिल जाएगा। तो याद रखना, जब बाईसल्फाइड आयन, ठीक है, और बाईसल्फाइड आयन, ठीक है, HSO3 माइनस आयन को जब HS माइनस आयन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको H2O3 2 माइनस प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, तो जब आप NaOH के साथ सल्फर को हीट करेंगे, तो भी यहाँ पे आपको Na2H2O3 Na2S और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Na2H2O3। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, IIT में थोड़ा सा कम पूछा गया है इसके ऊपर, लेकिन पूछ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी रहता है इस कंपाउंड को, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड मान के रखना। एक और रिएक्शन याद रखिएगा आप लोग कि जब हम लोग Na2S यानी सोडियम सल्फाइड से SO2 गैस पास करा देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपका Na2H2O3 अलॉन्ग विथ सल्फर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस सेक्शन में जो पांचों के पांचों रिएक्शन है, चाहे सोडियम क्या नाम है सल्फाइड का रिएक्शन सल्फर के प्रेजेंस में आप करा रहे हो तो सोडियम थायोसल्फेट बन रहा हो, या सल्फाइड और सल्फाइड का रिएक्शन करा रहे हो तो आपको थायोसल्फेट मिल रहा है, ठीक है, या बाईसल्फाइड और बाईसल्फाइड का रिएक्शन करा रहे हो तो भी आपको थायोसल्फेट मिल रहा है, या फिर आप सल्फर को NaOH के प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो यहाँ भी आपको थायोसल्फाइड मिल रहा है, और या फिर आप सल्फाइड को सोडियम सल्फाइड से SO2 गैस पास करा रहे हो तो भी आपको यहाँ पे Na2H2O3 मिल रहा है। तो यहाँ पे सारा रिएक्शन जो है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट आपके एडवांस एग्जाम में, इवन मेंस एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, तो प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है, सॉलिड है, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो जो सोडियम थायोसल्फेट है ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका मान लो रिएक्शन हम करा दें, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं, सपोज करो क्लोरीन वाटर के साथ, ठीक है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा HCl और साथ में Na2SO4 साथ में सल्फर। इसी तरह से अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको HBr प्लस Na2SO4 प्लस सल्फर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट्स के साथ कराएं, इसका रिएक्शन आप कराएं विथ सिल्वर सॉल्ट्स, ठीक है, विथ सिल्वर सॉल्ट्स लाइक AgNO3 के साथ आप इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो AgNO3 के साथ आप इसका रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता हुआ आपको दिखेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कह लो आप। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होगा। फिर आप अगर हम लोग बात करें I2 के साथ इसका रिएक्शन कराओगे विथ आयोडीन, तो आयोडीन के साथ ये अगेन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, Na में, खुद ये चला जाएगा Na2S4O6 में। ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम टेट्राथायोनेट, नाम याद रखिएगा और प्रोडक्ट भी याद रखिएगा, थर्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सोडियम टेट्राथायोनेट।
थायोनेट, यही सब रिएक्शन आपका टाइट्रेशन में यूज होता था, तो वहां पे तो आपको बता दिया जाता था, बट एग्जाम में हो सकता है आपको नहीं बताया जाए, आपको खुद ही गेस करना पड़े कि प्रोडक्ट क्या है। तो I2 को जब भी आप सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन होगा, Na2S4O6 का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इतना काफी है। ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, तो ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा। तो ऑक्साइड्स के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है कि ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या है, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स क्या है, ठीक है, और एक है आपका कह लो आप न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, एक हो गया आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, और फिर आ जाता है आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एक है आपका एसिडिक ऑक्साइड, एक है आपका बेसिक ऑक्साइड्स, और एक जो है आपका न्यूट्रल है, और एक है एम्फोटरिक। एसिडिक ऑक्साइड ऑब्वियसली बात है कि वाटर में जाके एसिड बनाएगा या फिर बेसिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा। बेसिक ऑक्साइड वाटर में जाके बेस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब है कि ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें कि आप लोग बहुत सारा न्यूट्रल ऑक्साइड जो है पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं NO, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं N2O, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है, वाटर भी जो है एक न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है, ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा। फिर Three. हाँ, एम्फोटरिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो एम्फोटरिक ऑक्साइड में क्लास 11 से अभी तक अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोग बहुत सारा एम्फोटरिक ऑक्साइड जो है पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बेरिलियम ऑक्साइड एक एम्फोटरिक ऑक्साइड है, मतलब कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड का डायगोनल में आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। एल्यूमिना भी क्या है, एल्यूमिना भी आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड, ये सब 100% आपको याद रहना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें Ga2O3 यानी गैलियम ऑक्साइड, ये भी आपका एम्फोटरिक है। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये भी आपका एम्फोटरिक है। फिर अगर हम लोग बात करें SnO2 टिन ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड, ये सारा का सारा ऑक्साइड जो है आपका एम्फोटरिक की कैटेगरी में आता है, मतलब कि आपके ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और आपका ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो PbO भी आप इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जो बेसिक ऑक्साइड है, जहां पे आप पाएंगे कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जनरली, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। जैसे कि आप लिख देंगे CH2 सीजियम ऑक्साइड, जैसे कि आप लिख देंगे रुबिडियम ऑक्साइड, जैसे कि आप लिख देंगे पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, देयर आर मेनी, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड। तो जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड्स हो रहे हैं आपके, दे आर द बेसिक ऑक्साइड्स। और हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो दे आर जनरली द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है, दे आर जनरली द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे भी आप लोग बहुत सारा एग्जांपल देख चुके हैं, आप लोग CO2 देख चुके हैं, आप लोग SO2 देख चुके हैं, SO3 देख चुके हैं, ठीक है, इसके अलावा आप NO2 गैस देख चुके हैं, इसके अलावा आप P4O10 देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ऑक्साइड्स आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आता है, all of them are generally acidic. Some metal oxides जो कि हैं वो भी एसिडिक हो सकते हैं, और वो मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे वो उन मेटल्स के साथ पॉसिबल होंगे जो कि बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जैसे +7 का स्टेट शो कर सकता है, +6 का स्टेट शो कर सकता है। तो ऐसे मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके एसिडिक कैटेगरी में आ सकते हैं। इनमें मैंगनीज का जो ऑक्साइड्स है वो आपका एसिडिक कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। वो आपका अगर हम लोग बात करें तो वो आपका जैसे Mn2O7 की हम लोग बात करेंगे, Mn2O7, तो ये मेटालिक ऑक्साइड है, बट इट इज अ एसिडिक ऑक्साइड because the oxidation state of manganese is +7, तो हायर स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो भी आपका एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है, ठीक है। नोट कर लो पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एम्फोटरिक ऑक्साइड्स।
चाहे MnO3 हो जाए, चाहे Mn2O7 हो जाए, ये और एसिडिक कैटेगरी में आएगा। द क्लासिफिकेशन बेस्ड, ठीक है, ऑन देयर ऑक्सीजन कंटेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन कंटेंट, यानी ऑक्सीजन कंटेंट उसमें उनमें कितना है ये देखकर हम लोग क्लासिफाई करेंगे और बोलेंगे कि उन ऑक्साइड्स को क्या बोलना है। इसमें सबसे पहला कैटेगरी जो आएगा ऑक्साइड्स का, ठीक है, वो आएगा नॉर्मल ऑक्साइड्स का कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहला जो कैटेगरी बेटा आएगा वो आएगा नॉर्मल ऑक्साइड्स का कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहला जो कैटेगरी आएगा दैट इज आएगा नॉर्मल ऑक्साइड्स का कैटेगरी। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड नाम से ही क्लियर है कि वो ऑक्साइड्स है जिसके अंदर जितना ऑक्सीजन चाहिए था, ठीक है, उतना ही ऑक्सीजन है, ना तो ज्यादा है और ना ही कम है, तो वैसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, सेकेंड जो ऑक्साइड आएगा इसको हम लोग बोलेंगे पॉली ऑक्साइड्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉली ऑक्साइड्स। तो पॉली ऑक्साइड्स नाम से ही क्लियर है कि ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जिसमें कि जितना चाहिए था उससे ज्यादा आपके पास, जितना चाहिए था उससे ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट अवेलेबल। तो पॉली ऑक्साइड्स में जो बेसिकली आप लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो तीन तरह का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप पेरोक्साइड्स, ठीक है, एक आप पढ़ेंगे पेरोक्साइड, एक आप पढ़ेंगे सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है, एक आप पढ़ेंगे सुपर ऑक्साइड, तो तीसरा आप पढ़ेंगे डाइऑक्साइड्स। तो इनको आप लोग क्या बोलिएगा, पॉली ऑक्साइड्स बोलिएगा। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अब इनको आप लोग बोलिएगा पॉली ऑक्साइड्स, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा आपका कंटेंट है ऑक्सीजन का। और तीसरा जो होगा वो होगा सब ऑक्साइड्स, वो हो जाएगा सब ऑक्साइड्स, मतलब जितना ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए था उससे कम मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग सब ऑक्साइड्स बोलेंगे। इसमें कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है निकालने के लिए कभी कभी जेईई मेंस जैसे एग्जाम में। तो कार्बन ऑक्साइड का फॉर्मूला, कार्बन सब ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3O2। C3O2, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही अजीब होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछे निकालने अब हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सब ऑक्साइड। इसके बाद फोर्थ जो टाइप का ऑक्साइड होता है ये होता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, फोर्थ जो टाइप का आपका ऑक्साइड होगा, ये जो ऑक्साइड होगा ये आपका हो जाएगा मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स का भी एग्जांपल आप लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर जो होता है दो तरह के ऑक्साइड जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एडिशन में रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, दो तरह का ऑक्साइड प्रेजेंट होगा। जैसे आप लोग बहुत दिन से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि Fe3O4 जो है ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्यों ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है? बिकॉज इसके अंदर आप Fe2O3, इसको आप क्या बोलते हैं कि Fe3O4 एक्चुअली में क्या है, Fe2O3 डॉट FeO है कि नहीं? Yes. Yes. तो लोग Fe3O4 का नाम जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बिकॉज आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, तो इट इज कॉल्ड एज फेरसोफेरिक ऑक्साइड। Fe3O4 का नाम ही है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें लेड ऑक्साइड भी कुछ इसी तरह से, Pb3O4, ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है। क्यों ये मिक्स्ड ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है? क्योंकि इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अगर बात करें तो इसको भी हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड के फॉर्म में दिखा सकते हैं, 2PbO डॉट PbO। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन याद रखना है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। फिर अगर हम लोग बात करें और भी है, इसके बाद अगर हम बात करें कि Mn3O4 की अगर बात करते हैं, Mn3O4 की अगर बात करते हैं तो Mn3O4 भी ऐसे ही है, 2MnO डॉट MnO2। तो इस तरह के जो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, इनको हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड्स बोलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट, और ये लिख दो AlO2 होल ट्वाइस, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, कोबाल्ट का ऑक्साइड छुपा हुआ है और Al2O3 छुपा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट एल्यूमिनेट, कोबाल्ट एल्यूमिनेट बोलते हैं, कोबाल्ट एल्यूमिनेट बोलते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो होंगे इनको हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड्स की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, सारा डेफिनेशन क्लियर सबको? अब पेरोक्साइड्स जो है, पेरोक्साइड्स तो आपको पता है कि पेरोक्साइड का आयन क्या होता है, O2 2-। यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, Na2O2 लिख सकते हैं,
ठीक है, आप लिख सकते हैं BaO2 लिख सकते हैं, आप CaO2 लिख सकते हैं, ठीक है, आप K2O2 लिख सकते हैं। ये सारे क्या है आपके पेरोक्साइड्स हैं। सुपर ऑक्साइड आयन कैसा दिखेगा आपको? सुपर ऑक्साइड आयन आपको कैसा दिखेगा? सुपर ऑक्साइड आयन आपको दिखेगा O2 माइनस, ठीक है ना, ये O2 2 माइनस है, सुपर ऑक्साइड का मतलब O2 माइनस। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं आप? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड दे सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड दे सकते हैं, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड दे सकते हैं, सीजियम सुपर ऑक्साइड दे सकते हैं, ठीक है। साइज के मामले में याद रखिएगा, सुपर ऑक्साइड आयन का साइज पेरोक्साइड आयन के साइज से बड़ा होता है, ठीक है ना। साइज की बात की जाए, कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि साइज ऑर्डर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है आपका सुपर ऑक्साइड, और उसके बाद आता है, पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है, उसके बाद आता है तुम्हारा पेरोक्साइड आयन, ठीक है, और उसके बाद आता है तुम्हारा ऑक्साइड आयन। और डाइऑक्साइड तो तुमको मालूम ही है कि डाइऑक्साइड के अंदर CO2 हो गया, SO2 हो गया, फिर मैनी डाइऑक्साइड्स। तो ये सारे हैं जो हैं, चाहे पेरोक्साइड ले लो, चाहे सुपर ऑक्साइड्स ले लो, चाहे डाइऑक्साइड्स ले लो, ये वैसे ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है जिसमें कि ऑक्सीजन कंटेंट जरूरत से ज्यादा है। नॉर्मल ऑक्साइड में जितना चाहिए था उतना ही है, और आपका सब ऑक्साइड जो है उसमें जितना ऑक्सीजन चाहिए था उससे कम ऑक्सीजन कंटेंट अवेलेबल, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो, ताकि क्योंकि स्कूल में भी आपके हो सकता है पूछ दे कि इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करो, या फिर नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या है, पॉली ऑक्साइड्स क्या है, तो उसमें घबराना नहीं है। लिख लो नॉर्मल ऑक्साइड्स में कि ऑक्साइड्स विच कंटेन जस्ट एज मच ऑक्सीजन एज परमिटेड बाय, नॉर्मल ऑक्साइड्स का डेफिनेशन में लिख लीजिए, ऑक्साइड्स which contains oxides which contains just as much oxygen, just as much oxygen as permitted by normal oxidation number of M, as permitted by normal oxidation number of M, normal oxidation number of M। एक मिनट, ठीक है, as permitted by the normal oxidation number of M। ठीक है, एग्जांपल्स में से वाटर लिख लो, H2O, H2O, Li2O, MgO, ठीक है, MgO, Al2O3, वाटर, Li2O, एक्सेट्रा। डेफिनेशन पहले लिख लो, उसके बाद लिख लो ऑक्साइड्स कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन देन अलाउड, ऑक्साइड्स कंटेनिंग more oxygen, oxides containing more oxygen than allowed by normal oxidation number of M, than allowed by normal oxidation number of M, by normal oxidation number of M, are termed as polyoxides, are termed as polyoxides, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया भाई सबका, लिख लिया। ऑक्साइड हम इस कैटेगरी में पूछ रहे हैं, N2O मिक्स्ड है, सब ऑक्साइड है, या फिर नॉर्मल है, या फिर पॉली ऑक्साइड है। N2O किस कैटेगरी में आएगा?
सब ऑक्साइड। क्या बोल रही है? सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में आएगा, चलो ठीक है। N2O जो है इट इज एग्जांपल ऑफ सब ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा ऑक्साइड सब ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड आपका पॉली ऑक्साइड की कैटेगरी में आएगा। इस तरह का जो ऑक्साइड होगा इट इज कॉल्ड एज सब ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, सब याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन भेजा है जीतू? प्रिडिक्ट द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर है कि एस है? क्या दिक्कत है यार, इसको निकालो। आर है कि एस है? मुझसे क्या पूछ रहा है इसमें? प्रियोरिटी असाइन करके लिख दो 1 2 3, ठीक है। मेरे को लगता है वही है, हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, हेडिंग डाल लो, हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। समझ में आ गया जी? निकल जाएगा अब। वही किए थे सर, लेकिन इसमें जैसे कौन सा वाला को फर्स्ट मार्क करेंगे? 3, ठीक है, पहले हमको इसको खत्म कर लेना तो फिर दिमाग लगाएंगे। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, जस्ट अ मिनट। जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ऑल ऑफ देम विल रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स, एक्सेप्ट, अगर हम लोग बात करें एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्ट बोलने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन है अगर वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो तो हलाइड बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ जो वो कंपाउंड बनेगा, फ्लोरीन के साथ जो वो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, और बाकी के साथ यानी ऑक्सीजन का अगर कंपाउंड बात करें तो फ्लोरीन के साथ है O2F2 या फिर OF2, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑक्साइड्स मत बोलिएगा, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर फ्लोराइड्स, ठीक है, दे आर फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। Why they are called as fluorides of oxygen? Because electronegativity फ्लोरीन का क्या है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्लियर सबको ये चीज? यस सर। बाकी तुम जो अलग दूसरे जो कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है, जो दूसरे कंपाउंड्स बनेंगे ऑक्सीजन के साथ हैलोजेंस के, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि Cl2O बना, ठीक है, तो ये फिर ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, ये फिर ऑक्साइड की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन से उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर आप इसको क्लोराइड नहीं बोल सकते, ठीक है, फिर आप इसको क्लोराइड नहीं बोल सकते। बाकी फिर जिसके भी जो अदर एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 16 के, ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि हैलोजन से रिएक्ट करके हलाइड्स का फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाई द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन इज नोन एज फ्लोराइड्स, तो एक लाइन का आंसर दे देना है आपको, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बाकी Cl2O की बात कर लियो, ठीक है, Br2O की बात कर लो, इनको हम लोग ऑक्साइड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 में पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि सारे लोग हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बस ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा नाम का बस दिक्कत अलग हो जाएगा, नाम का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाम क्या बोलना है। तो लिख लो पहला पॉइंट कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 कैन फॉर्म, all the elements of group 16 can form halides, can form halides, या ऐसे लिख लो all the elements of group 16 can form compounds with halogen, can form compounds with halogen, can form compounds with halogen, full stop, ठीक है। नीचे लाइन में लिख लो since fluorine is more electronegative, since fluorine is more electronegative, since fluorine is more electronegative than oxygen, since fluorine is more electronegative than oxygen, hence fluorine compounds
hence fluorine compounds with oxygen are called fluorides. Fluorine compounds with oxygen are called as fluorides, such as OF2, comma O2F2, such as OF2, comma O2F2. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, कॉमा ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, कॉमा ब्रोमीन और आयोडीन. So oxygen derivatives are called oxides, such as Cl2O, comma ClO2, etc. Cl2O, comma ClO2, etc. हो गया भाई ये चीज, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीज मैंने लिखा दिया. इसके बाद कौन कौन से टाइप के ये हैलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं? तो दे कैन फॉर्म EX2 टाइप हैलाइड, दे कैन फॉर्म EX4 टाइप ऑफ हैलाइड, एंड दे कैन फॉर्म EXS टाइप, मतलब कि डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड, इन सब का ये फॉर्मेशन कर सकते हैं. इवन दे कैन आल्सो फॉर्म मोनोहैलाइड्स, दैट इज E2H2. ठीक है, तो टाइप ऑफ हैलाइड्स, यानी सेकंड पॉइंट में टाइप्स ऑफ हैलाइड्स जो ये फॉर्म करेंगे, टाइप्स ऑफ हैलाइड्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप 16, लिखते जाइए आप लोग, फॉर्म्ड बाय ग्रुप 16. तो एक तो हो गया आपका ये डाइहैलाइड हो गया, ये आपका बेटा टेट्राहैलाइड हो गया, इट इज टेट्राहैलाइड्स. ये जो है इट इज हेक्साहैलाइड, और ये जो है बेसिकली इट इज मोनोहैलाइड, इतने टाइप का हैलाइड जो है ये फॉर्म कर सकता है. स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स की बात की जाए, अगर स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, तो याद रखना कि सबसे ज्यादा फ्लोराइड स्टेबल होगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड. स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, सबसे ज्यादा फ्लोराइड स्टेबल होगा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड. ठीक है, ये होगा तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर. हो गया पॉइंट नंबर 2. ठीक है, हेक्सा हैलाइड्स की जब हम लोग बात करेंगे, तो हेक्सा हैलाइड्स में ओनली हेक्सा हैलाइड दैट इज स्टेबल इज हेक्सा फ्लोराइड. मतलब कि हेक्सा ब्रोमाइड आपको ग्रुप 16 का नहीं मिलेगा, हेक्सा क्लोराइड आपको नहीं मिलेगा, और हेक्सा आयोडाइड आपको नहीं मिलेगा. तो हेक्सा हैलाइड्स में याद रखिएगा ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर स्टेबल. ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या HCl6 स्टेबल है, नहीं है. क्या SBr6 स्टेबल है, नहीं है. क्या SF6 स्टेबल है. ठीक है, बात समझ में, कि जो खाली हेक्सा फ्लोराइड है, हेक्सा क्लोराइड की अगर हम बात करें, यानी EX6 की बात करें, तो यहाँ पे EX6 में सिर्फ ये EF6 के बराबर हो सकता है. मतलब कि कोई हेक्सा क्लोराइड, कोई हेक्सा ब्रोमाइड, या कोई अगर हम लोग बात करें हेक्सा आयोडाइड आपका स्टेबल नहीं होगा. ठीक है, SF6 स्टेबल है, SEF6 भी स्टेबल है.
ठीक है, TeF6 भी स्टेबल है, लेकिन कोई तुमसे पूछ दिया कि यार TeBr6 स्टेबल होगा क्या, नहीं। कोई तुमसे पूछ दिया कि क्या SeBr6 स्टेबल होगा क्या, नहीं। हेक्सा हलाइड में सिर्फ कौन स्टेबल हो सकता है, हेक्सा फ्लोराइड स्टेबल हो सकता है। साइज ऑफ द हैलोजन एटम, with increase in the size of halogen atom, with increase in the size of halogen atom, the maximum coordination number of the elements, the maximum coordination number of elements of group 16, the maximum coordination number of elements of group 16 decreases, full stop. Thus there are no hexachlorides, hexabromides, hexaiodides. Thus there are no hexachlorides, hexabromides, hexaiodides. तो जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रुप 16 एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कम हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। वो अपने आसपास 6 फ्लोरीन को तो रख लेंगे, ठीक है, लेकिन 6 क्लोरीन को रखना नहीं पसंद करेंगे, तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हैलोजन एटम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा उसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रुप 16 एलिमेंट्स का कम हो जाएगा। इसकी वजह से उनका हेक्सा ब्रोमाइड, हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर सबको? आगे बढ़े हम लोग, पॉइंट नंबर 3 क्लियर। यस फोर्थ पॉइंट लिख लो, ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख लो कि अमंग टेट्राफ्लोराइड्स, अमंग टेट्रा फ्लोराइड्स, ठीक है, अमंग टेट्राफ्लोराइड्स, ठीक है, फिर फिजिकल स्टेट के थोड़ा जानकारी याद रखना। SF4 जो होगा इज अ गैस, SF4 इज अ गैस, SeF4 जो है इज अ लिक्विड, ठीक है, एंड TeF4 इज अ सॉलिड, एंड TeF4 इज अ सॉलिड। टेट्राफ्लोराइड्स में SF4 गैस है, SeF4 लिक्विड है, टेल्यूरियम फ्लोराइड जो है सॉलिड है। OF4 एग्जिस्ट करेगा क्या? कोई अगर तुमसे पूछा है कि व्हाई OF4 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, क्या OF4 एग्जिस्ट करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का प्लस तो नहीं है। गलत बात मत बोला करो, ऑक्सीडेशन और स्टेट सर प्लस गलती से बोल OF4 एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट कंटेन एनी वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 ऑक्सीजन का हो सकता है, रेंज यही है उसका। OF4 एग्जिस्ट नहीं करने का कारण उसका है उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। वेकेंट d ऑर्बिटल होता अगर तो OF4 बनता, वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल, इसलिए OF4 जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उल्टा सीधा कुछ मत बोला करो यार, और दिमाग लगा के बोला करो। Monohalides of group 16 elements, the monohalides of group 16 elements exist in dimeric form, exist in dimeric form, exist in dimeric forms, ठीक है, and these dimeric monohalides and these dimeric monohalides undergoes disproportionation reaction, and these dimeric halides undergoes disproportionation reaction। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5वां पॉइंट, अभी तक सवाल इस पे मेंस में नहीं आया है, ठीक है।
Se2Cl2 ये हो गया, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। H2Cl2 HCl में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, H2Cl2 मतलब डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो T2Cl2 डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बोल गया कि जो इनके मोनोहलाइड्स हैं, जो इनके डाइमेरिक मोनोहलाइड्स हैं, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब कि अगर मान लो मैं Fe2Cl2 को लेता हूं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा हीट करने पे, और डिस्प्रपोर्शनेट करने पे सेलेनियम बनाएगा और AgCl4 बनाएगा। यहां पे ये +1 में था, यहां पे ये 0 में है, और यहां पे ये +4 में है। तो आप लोग को याद रखना है कि डाइमेरिक मोनोहैलाइड्स जो होंगे, डाइमेरिक मोनोहैलाइड्स of group 16 elements, ठीक है, will show disproportionation reaction, will show disproportionation reaction। important point है। और वो होगा SF6, और वो होगा SF6। ठीक है, इसको 0.6 करके लिख लेना। सबसे पहले इसका शेप पूछ लेगा आपसे, तो शेप तो बहुत आसान है इसका। ऑक्टाहेड्रल शेप होता है इसका, ठीक है, या स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप होता है। इस शेप को आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं या आप इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन तो मालूम चली गया होगा, दैट इज sp3d2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। SF6 की बात करते हैं हम लोग अगर, तो SF6 को सबसे पहले कि SF6 की बात करेंगे तो सल्फर का, ठीक है, जब हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका SF6 का फॉर्मेशन हो सकता है। SF6 जो है ये ऑर्डरलेस होगा, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस भी होता है, ठीक है, और केमिकली इनर्ट होता है। याद रखिएगा, केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये केमिकली इनर्ट होगा। साथ साथ ऑर्डरलेस, कलरलेस, एंड साथ साथ ये नॉन टॉक्सिक है, यानी कि टॉक्सिक नहीं है, इट इज नॉन टॉक्सिक। ठीक है, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ये गैसियस फॉर्म में बेसिकली रहेगा, तो इट इज एन ऑर्डरलेस कलरलेस गैस एज वेल एज अ नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको SF6 का स्ट्रक्चर मालूम ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग से ही पता कर लेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का मालूम ही होगा, sp3d2, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक गैस है, केमिकली इनर्ट है एट रूम टेम्परेचर। नोट कर लीजिए उसको। फ्लोराइड्स, all hexafluorides are gases at room temperature। ठीक है, which shows high degree of covalency, high degree of covalency, which shows high degree of covalency in them। ठीक है, जितने भी है आपके, चाहे SF6 होगा, चाहे आपका ऑल SF6, TeF6 या SeF6, ये सारे के सारे यार गैसेस है, जो कि साबित कर रहा है कि इनका अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बात करेंगे हम लोग SF4 के बारे में भी, हल्का हल्का इंफॉर्मेशन याद रखना है SF4 के बारे में। SF4 की बात करते हैं तो SF4 क्या था यार, गैस था, लिक्विड था या सॉलिड था? गैस था। याद रखिएगा कि SF4 जो है, इट इज यूज्ड as a Lewis base, as well as Lewis acid। ठीक है, as well as Lewis acid, Lewis बेस भी है
और लेविस एसिड भी है। इसका जब स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जो सीसॉ स्ट्रक्चर बनता है, इसको आप सीसॉ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया गया होगा निकालना स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये इसके पास चूंकि लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये लेविस बेस की तरह भी बिहेव करेगा। और सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर लेविस बेस क्यों कोई पूछ रहा है तो क्या बोलोगे कि चूंकि इसके पास लोन पेयर है इसलिए ये लेविस बेस है। और लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि इसके पास वेकेंट क्या है जी, डी ऑर्बिटल है। याद रहेगा ये चीज कि SF4 एक ऐसा कंपाउंड है, SF4 एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लेविस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और लेविस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्लियर है सबको? जैसे मान लो कि अगर मैं SF4 का रिएक्शन करा दूं कोई बेस के साथ, जैसे F- इज अ बेस, ठीक है, F- क्या, इट इज अ बेस। F- के साथ ये रिएक्ट करके, ठीक है, F- के साथ ये रिएक्ट करके SF6 2- बनाएगा, ठीक है, SF6 2- बना लेगा। यानी कि ये खुद यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एज अ लेवाइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये तुम्हारा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरह से अगर मान लो कि SF4 का रिएक्शन मैं BF3 के साथ करा दूं, तो यहां पे फिर ये बिहेव करेगा एज अ लेवाइस बेस, क्योंकि BF3 जो है इट इज अ लेवाइस एसिड, क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। BF3 के पास, बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये सिंपल क्या करेगा, सिंपल एक एडिशन कंपाउंड बना देगा SF4। इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा दो कि दिस इज B, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, और एक जो है यहाँ पे दिखा दिए SF। तो SF4 जो है इट कैन एक्ट एज अ लेवाइस बेस, इट कैन एक्ट एज अ लेवाइस एसिड, दोनों का काम कर सकता है। इसके अलावा इसका एक और काम है, ठीक है, SF4 जो है इसका एक और काम है, SF4 जो है इसका एक और काम है, सेकेंड इसका काम है, याद रखिएगा कि SF4 कैन एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट, ठीक है। जो टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे टेट्राफ्लोराइड्स के लिए वैलिड है कि जो भी टेट्राफ्लोराइड्स होंगे इनका यूज कर सकते हो आप एज अ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट, ठीक है, दे कैन बी यूज्ड एज अ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। पॉइंट नोट कर लो, फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट का मतलब है, मान लो इसको हम लोग वाटर में डालें तो ये फ्लोराइड आयन जनरेट करेगा, ठीक है, ये आपका फ्लोराइड आयन जनरेट करेगा, HF और SO2 देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मान लो SF6 का, SF6 वाटर में जाने पे नो हाइड्रोलिसिस शो करता है, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये चीज याद रखिएगा। SF6 वाटर में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, SF6 वेरी स्टेबल कंपाउंड है, वाटर में जाने पे हाइड्रोलिसिस नहीं शो करता है। लेकिन SF4 ऐसा नहीं है, SF4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, SF4 को हम लोग फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, इन दो पॉइंट्स को। स्टीयरिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो TeF6 ले लो या SeF6 ले लो, इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। यहाँ पे मान लो इनका इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखे तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो जाएगा H2TeO6। तो याद रखिएगा इस चीज को। TeF6 का हाइड्रोलिसिस जो है, TeF6 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ TeF6 इज पॉसिबल। बट SF6 चूंकि स्टीयरिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, इसलिए वहां पे वाटर सल्फर को अप्रोच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके रखता है सल्फर को, बहुत अच्छे से घेर के रखता है, इसलिए SF6 का हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में दिख सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिख सकता है। ये पेज हो गया सबका। हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं हेक्सा फ्लोराइड्स में, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस का चांस होगा TeF6 का, फिर आपका SeF6 का, और SF6 तो हाइड्रोलाइज करेगा ही नहीं, इसलिए सबसे कम उसका हाइड्रोलिसिस एक्सटेंट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो बात एक किए थे यार, एक बात हम लोग किए थे कि SF4 यानी टेट्राफ्लोराइड्स जो हैं, टेट्राफ्लोराइड्स जो हैं, इनका हाइड्रोलिसिस आप कर सकते हो, इनका हाइड्रोलिसिस करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से हाइड्रोलिसिस होगा
और हाइड्रोलिसिस के बाद आपको प्रोडक्ट भी मैंने बता दिया था कि SF को जब हाइड्रोलाइज करेगा तो HF और SO2, ये याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस HF और SO2 गैस जो है वो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि टेट्राफ्लोराइड्स या टेट्राहेलाइड्स का हाइड्रोलिसिस आसानी से हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है वहां पे। अब हम लोग बात करेंगे कि एक पॉइंट जो कि हम लोग बात किए थे कि SF4 जो है इसको हम लोग यूज करते हैं किस तरह से, एज अ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं यार एज अ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। अब इसका थोड़ा सा और डीप मीनिंग समझ लेना है। इसका हम लोग यार डीप मीनिंग समझाना आपको इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। और आप लोग को लगेगा कि हम लोग तो इनऑर्गेनिक में है ये चीज और ऑर्गेनिक में कैसे पूछ दिया, पूछ सकता है। जैसे कि SF4 यहाँ दे दिया, ठीक है, जैसे अल्डिहाइड कीटोन है, तो ये डबल बॉन्ड O को रिप्लेस कर देगा, फ्लोरिनेट कर देगा, ठीक है ना, ये इसको फ्लोरिनेट कर देगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा देगा, यहाँ पे भी क्या लगा देगा, फ्लोरीन लगा देगा। मान लो तुम्हारा कुछ ऐसा केस है, ठीक है, कुछ ऐसा केस है, यहाँ पे तुम्हारा मान लो डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे यार OH भी है, ठीक है, यहाँ पे एक जो बॉन्ड है दैट इज OH बॉन्ड, ठीक है, एक जो बॉन्ड है दैट इज OH बॉन्ड, यानी कि एसिड का ग्रुप है। यहाँ पे तुमने SF4 दिखाया इसको, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, यहाँ पे भी ये दो फ्लोरीन जो है ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका एसिड का ग्रुप है, ठीक है, एसिड का ग्रुप है, तो यहाँ पे एसिड के ग्रुप में भी ये फ्लोरीन ऐड कर सकता है। ठीक है, एसिड के ग्रुप में भी ये फ्लोरीन ऐड कर सकता है, तो इसकी जगह पे पहले तो दो फ्लोरीन ऐड करो आप, एक फ्लोरीन ऐड हो गया, दूसरा फ्लोरीन ऐड हो गया, और इसकी जगह पे भी क्या करो, फ्लोरीन ही ऐड करो। क्लियर है, तो एसिड रहे चाहे तो आपका अल्डिहाइड कीटोन रहे, वहां पे आपको क्या कर देना भाई, डबल बॉन्ड O को हटा के दो फ्लोरीन लगा देना। ये तो शायद मुझे लगता है कि मैंने इनऑर्गेनिक में भी आपको ये चीज बताया था, ठीक है, कि हल्का फुल्का हिंट आपको दिया था इस बात में। तो फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट का मतलब समझना है, फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, जैसे कि कोई दे दिया तुमको कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन कर लो यार SF4 के साथ, तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे क्या कर देना है, जस्ट CH3, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और H। क्लियर है, समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। Yes. यही पे अगर अल्कोहल भी दे दे CH3OH और यहाँ पे पूछ दे कि SF4 लगा देंगे तो क्या बनेगा, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए CH3F। तो इस तरह से आपका मतलब कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, मान लो ऐसा P डबल बॉन्ड O हो कुछ, ठीक है, और ऐसे ऐसे बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और आपको इसका रिएक्शन कराना पड़े SF4 से, डबल बॉन्ड O को रिप्लेस कर दीजिए डायरेक्ट, किससे, दो फ्लोरीन से। ठीक है, दो फ्लोरीन, इसी इसी को बोला जाता है कि ये फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी फ्लोरीन को रिप्लेस, फ्लोरीन को ऐड करता है किसी कंपाउंड में, दूसरे ग्रुप को ये क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, इसलिए हम इसको फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट कह के पुकारते हैं कि इट इज अ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। जैसे कि एसिटिक एसिड रहता, ठीक है, मान लो एसिटिक एसिड रहेगा, तो एसिटिक एसिड जो रहेगा, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या होगा यार, कितना फ्लोरीन आएगा, एक फ्लोरीन की दो फ्लोरीन या तीन फ्लोरीन, हाउ मेनी तीन फ्लोरीन, फ्लोरीन। तीन फ्लोरीन हो जाएगा, बस हो गया। तो ये हो गया आपका ग्रुप 16 में पूरा डिटेलिंग करके हमने पढ़ लिया कि भैया ग्रुप 16 जो है किस तरह से, अब सारा चीज हो चुका है ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O, कहा जाता है सोर्स ऑफ सल्फर है, ठीक है, इप्सम सॉल्ट, जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद है इसलिए मैंने उसका लिखाया नहीं, इप्सम सॉल्ट जो है दैट इज MgSO4.7H2O। इसी तरह से BaSO4 को, बेरियम सल्फेट को बेराइट बोला जाता है, बराइट बोला जाता है, बेरियम सल्फेट को यार बेराइट बोला जाता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड बोला जाता है, जिंक ब्लेंड बोला जाता है, ठीक है, PbS को हम लोग गैलेना बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, PbS को हम लोग गलेना बोलते हैं, ठीक है, PbS इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैलेना। तो इप्सम सॉल्ट, बराइट, इसी तरह से और भी एक आध फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला मतलब नाम याद रखना, नाम अगर पूछ दे, नाम से आपका फॉर्मूला आपको पूछ दे कि बताओ गैलेना में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपको गैलेना का फॉर्मूला ही याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। इसी तरह से एक और कंपाउंड याद रखना जो कि सोर्स ऑफ सल्फर के फॉर्म में आपको याद रखना है, दैट इज CuFeS2, ठीक है, CuFeS2, CuFeS2 को हम लोग कॉपर पाइराइड्स बोलते हैं, कॉपर पाइराइड्स बोलते हैं, CuFeS2 को हम लोग यार कॉपर पाइराइड्स बोलते हैं,
तो ये सब आगे चल के कोई ना कोई चैप्टर में आपको मिल ही जाता है, जैसे कि मेटलर्जी में बहुत सारा ओर पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब आ जाता है, फिर से आएगा, गैलेना आएगा, जिंक ब्लेंड आएगा, ठीक है, कॉपर पाइराइट्स आएगा। तो ये सारा चीज जो है आपको याद रखना है इस चैप्टर में। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला MgSO4.7H2, बराइट का फॉर्मूला BaSO4, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला, ठीक है, लेड का फॉर्मूला, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। Na2H2O3 का शेप याद रखना है, ठीक है, Na2H2O3 का शेप याद रखना है, और तो सब चीज बताई दी है। एक Na2S4O6 का भी शेप याद रखिएगा, इसका भी शेप आसानी है। अगर आपको H2O3 का शेप याद है तो यहाँ मैंने S4 कर दिया है, तो क्या करना है, बस डबल बॉन्ड हो, सल्फर बीच में 2 लगा दो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इसका शेप। सोडियम टेट्राथायोनेट का शेप याद रखना, सोडियम टेट्राथायोनेट। एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन द ट्राइमेरिक फॉर्म, ये ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा S3O9। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना पड़े, ठीक है, तो वही कर देना, SOS बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से दिखा देना। यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा S, और इसके बाद हर सल्फर पे इस तरह से 2 ऑक्सीजन, हर सल्फर पे 2 ऑक्सीजन। तो आसानी से ये सब स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। SO3 प्राइमरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और S3O9 का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से रहेगा, सिंपल है। जैसे हम लोग P4O6 का स्ट्रक्चर बनाए थे, P4O10 का स्ट्रक्चर बनाए थे, अगर आप लोग को याद होगा। लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको निपटाएं और फिर सॉलिड स्टेट आपका जो फेवरेट चैप्टर है उसको स्टार्ट कर दें। तो फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनका आप ये कर लो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम लोग लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिख लो। इसका हो जाएगा हीलियम, ठीक है, 2s2 2p5, फिर नियॉन, ये लिख लो 3s2 3p5, लिखते जाओ, बैठ के देखना नहीं है, लिखते जाओ सबको। ये हो गया आर्गन, ठीक है, 3d10 और 3d10 4s2 4p5। आयोडीन का लिख लो क्रिप्टन, क्रिप्टन का हो जाएगा 4d10 5 4d10 हो गया ना, 4d10 5h2 5p3 5p5, ठीक है, 5p5। आयोडीन के बाद एक और इसका एलिमेंट होता है 80, ठीक है, जिसको हम लोग H10 बोलते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा जिनॉन, जिनॉन। इसके बाद इसका लिख लो 4f14 5d10 6h2 6p5, ठीक है। जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा NH2 NP5, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, ठीक है। तो पहले तो ग्रुप 17 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, काफी खुशी की बात है, ठीक है। तो ग्रुप 17 का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिजिकल प्रॉपर्टीज को, अरे अच्छा तुम भाषण सुन रही थी, हाँ वाह। लोग कॉपी भरने का काम करेंगे कि एटॉमिक रेडियस में क्या कोई एक्सेप्शन है, बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा आई है, फिर आपका Br है, फिर आपका Cl है, फिर आपका F है। फिर सर आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज,
सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, एंड देन आपका आयोडीन का। ठीक है, फिर यहाँ पे सर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन अब पूछ लिया गया है, लेकिन फिर भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन मेंस में एटलीस्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? तो लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जैसे मैंने सल्फर का केस बताया था ना तुम लोगों की, सल्फर का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे ज्यादा होता था? तुम लोगों को मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से ज्यादा होता था, ज्यादा नेगेटिव होता था सल्फर का, याद है कि भूल गए हो? सबसे वही चीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर पूछ रहा है मेरे से, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है लगभग लगभग। तो सबसे ज्यादा Cl का होगा, देन फ्लोरीन का होगा, देन ब्रोमीन का होगा, एंड देन आयोडीन का होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, एक्स एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका मैं वैल्यू आपको बस रेफरेंस के लिए दे रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स एक्स का जो बॉन्ड एनर्जी है, एक्स एक्स का जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, जस्ट तब तक आप इसको नोट कर लो, मेरा पेंसिल जो है ना डिस्चार्ज हो गया। लगभग 38 किलो कैलोरी पर मोल होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का लिखूंगा बेटा, तो ये लगभग लगभग 57 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का लिखेंगे अगर, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है ये 45.5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, याद नहीं करना है, बस मैं आपको एक कि आपके सामने सबूत दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कोई चीज तो है ऑर्डर की, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl2 का है, फिर Br2 का है, Br2 के बाद किसका है जी? Br2 के बाद F2 का है, और सबसे कम I2 का है। क्लियर सबको ये चीज? बॉन्ड एनर्जी याद रहेगा, वही लॉजिक चिपका दीजिएगा। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द unshared pair of electron is very high, therefore fluorine fluorine bond strength is less than chlorine chlorine bond strength। मैं लिखवाने नहीं जा रहा हूँ इस बार, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। क्लियर सबको ये चीज? हो गया? लिख लिए हो ये चीज? नहीं जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। ओके, फिफ्थ होता है, मान लो इसका फिजिकल स्टेट के ऊपर बात कर लिया जाए। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में तुम लोग बताओगे, मैं क्या बताऊं? फ्लोरीन क्या है? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। I2 क्या है? ठीक है, सॉरी Br2 क्या है और I2 क्या है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग बता दो। तुम लोग, फ्लोरीन गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है? गैस है सर। क्लोरीन क्या है? रूम टेम्परेचर पे गैस है। Br2 क्या है? लिक्विड है। और I2 क्या है सर? सॉलिड है। ठीक है, ये याद रहेगा सबको। फिजिकल स्टेट के बाद यार सॉल्युबिलिटी याद रखना, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में चूंकि H2 मॉलिक्यूल जो है, H2 मॉलिक्यूल्स जो है ये बेटा नॉन पोलर है। ठीक है, ये तुम्हारा नॉन पोलर है। ठीक है, इसीलिए दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी दे दो, CCl4, CH2, ठीक है, बेंजीन एक्सेट्रा। क्लियर है सबको? नोट करते जाओ, नोट करते जाओ धीरे धीरे, हौले हौले। ठीक है, क्लोरीन गैस का कलर जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन का कलर, ठीक है, कोई बताएगा मुझे ब्रोमीन का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन? पढ़े हुए हो, रेड, रेडिश ब्राउन, याद है ना? लाल पानी अपना, इसका कलर रेडिश ब्राउन रहता है। I2 जो होता है वायलेट कलर का होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा। फ्लोरीन गैस का कलर लाइट येलो, क्लोरीन गैस का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड, I2 इज अ वायलेट सॉलिड। ठीक है, कलर याद हो गया सबको? वो है बॉइलिंग पॉइंट, वो है डेंसिटी। ठीक है, सबका ऑर्डर एक ही जैसा होगा, मतलब I2 ग्रेटर देन, Br2 ग्रेटर देन, Cl2 ग्रेटर देन F2,
I2 greater than Br2 greater than Cl2 greater than F2, यहाँ पे भी I2 greater than Br2 greater than Cl2 greater than F2। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगा। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसका भी ऑर्डर वही होगा, I2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन F2, इसका भी I2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन F2। जस्ट अ मिनट यार, पानी। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर की, तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट किसके लिए है भाई? क्लोरीन के लिए, फिर फ्लोरीन के लिए है, फिर ब्रोमीन के लिए है, फिर आयोडीन के लिए है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर यही पढ़े थे ना? यस सर। यस सर। मुझे ये बताओ कि जब आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर यही पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है? कितनी आसानी से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। मतलब कि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से ऐड होगा कि फ्लोरीन के अंदर ज्यादा आसानी से ऐड होगा? तो क्या बोलोगे तुम? क्लोरीन। तो तुम लोग बोलोगे सर क्लोरीन के अंदर ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के गेन से अपन लोग क्या समझते हैं कि अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब कि वो क्या है? वो खुद को क्या कर रहा है यार? खुद को रिड्यूस कर रहा है। खुद को क्या कर रहा है यार? रिड्यूस कर रहा है, यानी दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात। यस सर। मानो तुमने क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन मानो मैं लिख देता हूं तुम्हारे कॉपी यहाँ पे स्क्रीन पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, मान लो क्वेश्चन लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन अदर। ऑप्शन में दे देगा तुमको फ्लोरीन, ऑप्शन में दे देगा क्लोरीन, ऑप्शन में दे देगा ब्रोमीन, ऑप्शन में दे देगा आयोडीन। क्या मार के आओगे एग्जाम में? यही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन अदर। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन एक क्लोरीन। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या बोलोगे? क्लोरीन। फ्लोरीन का है भाई? फ्लोरीन? क्लोरीन सर। अच्छा क्लोरीन बोल रहे हो, तो आंसर आप लोग देंगे क्लोरीन, ठीक है। एक्सपेक्टेड आंसर जो था, एक्सपेक्टेड आंसर जो था वो हमारा है क्लोरीन, बट रियल आंसर जो है वो चौंका देता है। रियल आंसर इज फ्लोरीन। भले ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन का कम है क्लोरीन से, बट अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात आएगी तो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजेंस में सबसे ज्यादा है, ठीक है, फ्लोरीन का। और आगे चल के जब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे एक वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो जब अपन लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यार? ई नॉट, ठीक है, एफ, ठीक है, यहां पे मान लो मैं इसको लिख देता हूं x माइनस टू एक्स। अब x माइनस टू एक्स क्या है? मतलब कि x पहले वो x माइनस स्टेट में था, ठीक है, पहले वो रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहे हैं ना, तो पहले वो x स्टेट में था, यानी जीरो स्टेट में था। बाद में वो किस में चला गया? मानो इसको x2 दिखा दिए, ठीक है, बाद में वो किस में चला गया? नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में चला गया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया। तो तुम बात कर रहे हो क्या? रिडक्शन पोटेंशियल की। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले मैं यही बता दे रहा हूं, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आसानी से रिड्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो आसानी से क्या होगा? रिड्यूस होगा। और जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो आसानी से अगर रिड्यूस होगा, तो हम लोग क्या कह नहीं सकते हैं कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? जल्दी बोलो। यस सर। जल्दी बोलो। यस। बात समझ में आ रहा है कि पार हो रहा है ऊपर से?
मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं बताई है। मैंने क्या बताया कि तुम लोग आंसर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखकर मारते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हिसाब से सर क्लोरीन लग रहा है कि क्लोरीन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन था वो आंसर नहीं है। आंसर तो है कि बेटर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप 17 का कोई अगर है तो वो फ्लोरीन है। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं तुमको ये बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग आज से, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे आज से, इसको आज से तुम लोग क्या पढ़ोगे, रिडक्शन हो रहा है ना जी। यहां से 0 था इसका ऑक्सीडेशन नंबर और x माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। तो इसको क्या पढ़ोगे आज से तुम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ोगे। और क्या बोलोगे कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन आसान होता है और वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये चीज समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो। यस सर। अब जब तुम ई नॉट का वैल्यू देखोगे ना, ई नॉट F2 से F माइनस, यानी कि F2 का F माइनस में जाने का टेंडेंसी, तो ये तुमको वैल्यू ज्यादा दिखेगी किससे, Cl2 का Cl माइनस में जाने से। ये वैल्यू तुमको ज्यादा दिखेगी किससे, Br2 से Br माइनस में जाने से। ये वैल्यू तुमको बड़ी दिखेगी किससे, I2 से I माइनस में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस ऑर्डर से, ठीक है, मुझे इस ऑर्डर से यार कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे एक ही दिक्कत है कि यार फ्लोरीन जो था वो क्लोरीन से ज्यादा क्यों हो गया। तो देखिए फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सिर्फ एकमात्र माध्यम नहीं है, ठीक है, किसी का रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर बताने। कोई कितना अच्छा रिड्यूस कर सकता है किसी को, कोई कितना अच्छा ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी को, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब अपन लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत सारा फैक्टर रहता है जिसमें कि एक फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम लोग तो उसको निकालते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। तो जब अपन लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को निकाल रहे हैं ना, जब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका पोटेंशियल कितना है रिड्यूस होने का, ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वहां बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जिसमें कि एक फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एकमात्र फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, इट इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, इट इज वन ऑफ द फैक्टर, नॉट ओनली सिर्फ एक ही फैक्टर ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है। बात समझ में आ रहा है तुमको, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा जाए तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद Br2 है, उसके बाद I2 है। यानी कि ई नॉट का वैल्यू भी आपसे इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ, क्या बोलेंगे इस वैल्यू को, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। समझ में आ रहा है? यस सर। SRP का मतलब क्या है, तुम्हारा SRP तो तुम्हारा बारे में ये बताएगा कि तुम कितना तेजी से रिड्यूस हो सकते हो, ठीक है। मेरा एसआरपी है, मैं कितनी तेजी से रिड्यूस हो सकता हूं वो बताएगा। मेरा एसआरपी ज्यादा पॉजिटिव है तो मैं ज्यादा तेजी से रिड्यूस होऊंगा, ठीक है। तुम्हारा एसआरपी ज्यादा पॉजिटिव है तो तुम ज्यादा तेजी से रिड्यूस होगे। जैसे कि मैं अगर इसकी एसआरपी की वैल्यू भी लिख दूं ना तो इसका वैल्यू जो होता है लगभग लगभग 2.87 के आसपास होता है, 2.7 वोल्ट। इसका वैल्यू जो होता है लगभग लगभग 1.36 वोल्ट के आसपास होता है। इसका लगभग लगभग 1.09 वोल्ट के आसपास होता है और इसका जो है 0.54 वोल्ट के आसपास होता है। तो मेरा वोल्टेज ज्यादा है, मेरा पोटेंशियल ज्यादा है रिड्यूस होने का, तो मैं रिड्यूस करूंगा यार, सीधी सी बात है, तेजी से, तुमसे ज्यादा तेजी से करूंगा। तुम्हारा ज्यादा तेजी से रिड्यूस होने का पोटेंशियल है, तुम्हारा एसआरपी का वैल्यू मेरे से ज्यादा है तो तुम ज्यादा तेजी से रिड्यूस करोगे। क्लियर है सबको ये चीज? यस। चलो नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने तुमको फैक्ट बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको मुझे याद करके एग्जाम में आंसर मार देना है, इसी में पूछ लिया जाए, ठीक है। हो गया, ये वाला लिख लियो सब कोई, यस। ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो।
affinity of chlorine is greater than fluorine, although the electron affinity of chlorine is greater than fluorine, comma, although the electron affinity of chlorine is greater than fluorine, comma, yet fluorine act as a better oxidizing agent than chlorine, क्वेश्चन मार्क वाई। मान लो ऐसा क्वेश्चन हमारे सीबीएसई में आता है, तो आंसर कैसे करोगे आप? तो देखो, आपको थोड़ा सा समझ लेना है, उसके बाद आप आंसर अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जब आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो बहुत सारी फैक्टर्स वहां पे डिपेंडेंट होती है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो रहता है वो होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि जब भी बेटा तुम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करोगे ना, तो वो एक सोल्यूशन में मेजर होगा। जब भी तुम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करोगे, जब भी तुम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करोगे, तो वो हवा में बात नहीं हो रहा होगा, वो कभी भी एक सोल्यूशन में बात हो रहा होगा, वो वाटर में बात हो रहा होगा, वो एक्वस मीडियम में बात हो रहा होगा। ये बात तो मानते हो या कि नहीं मानते हो यार? तो जब वो चीज तुम सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू तुम कैलकुलेट कर रहे हो, वो सोल्यूशन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस सारे चीज को कंट्रोल करता है, और उसका नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब सीधी सी बात है कि F माइनस जो है वो इतना छोटा है, इतना हाई इसकी डेंसिटी है, हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से वो जब हाइड्रेट होता है तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव हो जाता है, जो कि पूरा गेम जो क्लोरीन जीत रहा था उसको पूरा किसके पक्ष में ले आता है? फ्लोरीन के पक्ष में ले आता है, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू इट्स वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। इतना तुम लोग लिख के आ गया ना, बस तो बस हो गया, समझ गया एग्जामिनर कि तुमको आता है, उसके बाद तुम्हारा कॉपी पढ़ेगा नहीं, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में बस यही लिख दिया, मतलब लिखना पड़ेगा आपको कि भैया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो भैया आप सोल्यूशन के बाहर की बात कर रहे हो, ठीक है, उस सोल्यूशन में नहीं बात कर रहे हो कि सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जब आप ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं, जब आप रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो आप सोल्यूशन के अंदर बात कर रहे हो। सोल्यूशन के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर इस सबको कंट्रोल करेगा वो होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी का फैक्टर, ठीक है। सुन के याद हो गया है? मैं लिखवा भी दूंगा, सुन के याद हो गया है क्या? क्या क्या है, क्या इसका पूरा खेल क्या है? जल्दी Yes. बताओ यार। हाँ तो लिख लो कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, या ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ऑफ क्लोरीन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट is calculated in the aqueous medium, 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 ठीक है, comma, while electron affinity is a term related to gaseous atom, while the term electron affinity is related to gaseous atom, full stop। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट पैरा चेंज करके, सिंस फ्लोरीन possesses small size and high negative charge density, since fluorine possesses a small size and high negative charge density, does it undergoes more hydration, does it undergoes more hydration, does it undergoes more hydration as compared to chlorine, as compared to chlorine,
as a result of which its hydration energy is more negative. Its hydration energy is more negative, and therefore fluorine gains electron rapidly in aqueous medium. Gains electron rapidly in aqueous medium. Gains electron rapidly in aqueous medium, and therefore it acts as a best oxidizing agent among group 17 elements. Among group 17 elements. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलो क्लियर सबको? Can you repeat the answer? हाँ, क्या बोल रही है?